हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज मैं आप सभी को अपनी आज की इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय व इनकी रचनाएं और इनके द्वारा रचित मेघ आए कविता की संदर्भ सहित व्याख्या और मेघ आए कविता से संबंधित सभी प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को जरूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय व इनकी रचनाएं आदि के बारे में दिया गया है। तो जैसा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी को हुआ था। यानी कि यहाँ आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था और इनका एक छोटा भाई जिसका नाम श्रीदेश्वर व एक छोटी बहन जिसका नाम यशोदा था। और इनकी पत्नी का नाम विमला देवी था जिनकी 2 बेटियां थीं। और कहा जाता है कि इनकी माँ और इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दोनों बेटियों का लालन पालन इनकी बहन यशोदा ने ही किया था। ठीक है। और आगे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और आरंभ में इन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। और बाद में ये दिनमान जो सन 1965 में साप्ताहिक के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने तथा सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। यानी कि 24 सितंबर सन 1983 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आगे जैसा कि दिया है, यहाँ देखिए जैसे कि आगे दिया गया है कि काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग जो इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। और नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इन कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। और जैसा कि दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत ही चर्चित रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि बकरी, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा जो इनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि ये तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। तो ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। और अब इनकी काव्यगत विशेषताओं के व भाषा शैली आदि के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। और यह बोध इनके कथ्य में ही नहीं भाषा में भी दिखाई देता है। यानी कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक के लिए साहित्य की रचना की तथा ये वास्तविकता से जुड़े हुए एक सशक्त कवि भी थे। और देखा जाए तो इनकी कविताओं में नई कविता की लगभग सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इनका छायावाद के बाद नई कविता की पहचान कराने वाले कवियों में भी इनका विशेष योगदान है। और इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर एवं आकर्षक वर्णन किया है तथा इन्होंने शोषक वर्ग व व्यंग और शोषित एवं पीड़ित लोगों के प्रति करुणा के भाव को भी प्रकट किए हैं। ठीक है। और आगे इनके भाषा शैली के बारे में बताया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए हैं। यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं रुचिकर है। और इनके काव्य की विशेषताएं भी सामान्य बोलचाल की भाषा रही है तथा इन्होंने तत्सम शब्दों का सार्थक एवं सटीक प्रयोग किया है। और इसके अतिरिक्त इनकी बिंब योजना बहुत ही सजीव एवं सार्थक है। और ये नवीन प्रतीकों का प्रयोग करने में भी सिद्ध हस्त हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का व्यक्तित्व वस्तुतः एक रचनात्मक उत्तेजना से भरा था। और इन्होंने अपनी कविता, कहानी, नाटक या पत्रकारिता के हर मोर्चे पर डटे रहे। और देखा जाए तो इन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। यानी कि इतनी ऊंचाई पाने के बाद इनमें एक खास बात इनमें यह मौजूद थी कि वे अंत तक एक आम आदमी की तरह ही जिए हैं। और कहा जाता है कि ये खुद भी कहते थे कि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आम आदमी के साथ नहीं है। और कहते हैं कि मैं साधारण हूँ और साधारण रहना चाहता हूँ और मैं आतंक बनकर छाना नहीं चाहता हूँ। यानी कि कुल मिलाकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का समूचा व्यक्तित्व एवं कृतित्व इनके तेजस्विता से भरा हुआ है।
अर्थात ये एक विचारशील एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये रहा कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके काव्य और साहित्य की विशेषताएं और भाषा शैली। और चलिए अब मैं आपको कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की व्याख्या बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनके द्वारा रचित मेघ आए कविता के सारूपी महत्व के बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता का सारूपी महत्व दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए हुए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी प्रकार मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। यानी कि कवि ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। और यहाँ इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए हुए अतिथि या मेहमान से की है। और कवि का कहना है कि जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ का गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। तो इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान या दामाद के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। तो ये रहा कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता का सारूपी महत्व, जो आपको समझ में आ गया होगा। और अब इनके द्वारा रचित मेघ आए कविता की व्याख्या भी आपको समझा देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए की कविता दी गई है। और इसके पहले मैं आपको इन दी गई कविताओं के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए से ली गई है। ठीक है, और इनकी मेघ आए की पहली कविता है। देखिए, मेघ आए की पहली कविता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ देखा जाए तो इन पंक्तियों में कवि ने मेघ की तुलना एक शहरी मेहमान से की है, क्योंकि कवि का कहना है कि जिस प्रकार मेघों के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान और ठीक होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं। यानी कि जैसे कोई शहरी पाहुन अर्थात दामाद गांव में आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी को कवि ने अपनी इस कविता में दर्शाते हुए कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यानी कि इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि मेघ अर्थात बादल बहुत बन ठन के और संवर कर या फिर सुंदर वेशभूषा धारण कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। और जिस प्रकार कोई दामाद बहुत अपने ससुराल जाता है तो बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर जाता है। ठीक है, और फिर आगे दिया है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और इस पंक्ति के द्वारा फिर कवि कहते हैं कि उनके स्वागत में यानी कि मेघ या वर्षा के आगमन की खुशी में हवा आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अर्थात मेघ या वर्षा के आने की खुशी में हवा बहने लगी है और शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई है। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, अर्थात उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में बंद मकानों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। और फिर आगे दिया है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। और फिर कवि कहते हैं कि ये जो बादल रूपी मेहमान आए हैं, ये कोई साधारण मेहमान नहीं है, बल्कि दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों के बाद आए हैं, जो कि शहरी पाहुन के समान या फिर शहरी मेहमान के समान सज संवर के आए हुए हैं, या मेघ या बादल जो बहुत ही सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। तो ये थी इनकी पहली कविता की व्याख्या। और अभी इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में गांव और शहर की तुलना के माध्यम से मेघों के आगमन की विशिष्टता को सूचित किया गया है। यानी कि इस कविता में ग्रामीण क्षेत्र में आए किसी अतिथि या मेहमान के आने पर जो खुशी होती है उनको बतलाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जैसे कि पाहुन जो आए हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है।
तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब इनकी अगली कविता पढ़ती हूँ। और सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी की अगली कविता है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यानी कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि बादल रूपी शहरी मेहमान या दामाद के आने से सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और गांव में उसके कदम रखते ही ग्रामीण इलाके के सभी लोग उन्हें किस प्रकार से स्वागत करते हैं, इसी का व्याख्यान कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। और कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यानी कि कवि कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अर्थात हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर बादल रूपी मेहमान को झांकने लगे हैं, अर्थात देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, अर्थात कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी चलने या आने पर धूल ऐसे उड़ने लगी है मानो जैसे गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। और फिर आगे दिया है बाकी चितवन। यहाँ पर बाकी चितवन का अर्थ होता है बागपन के लिए दृष्टि या फिर तिरछी नज़र, ठीक है। तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और यहाँ फिर कवि कहते हैं कि नदी अपनी बाकी आँखों से अर्थात तिरछी नज़रों से अपने घूंघट को उठाए हुए प्रीतमा की भांति चोरी चोरी शहरी मेहमान के समान बंठन के संवर के अर्थात सच संवर के आए हुए मेघ या बादल को देख रही हैं, ठीक है। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता दे रही हूँ, जैसे कि कवि प्रकृति प्रेमी हैं और वे बादल की तुलना मेहमान से किया है। और देखा जाए तो कवि ने यहाँ पेड़ की तुलना गांव से, धूल की तुलना कुंवारी लड़की से, और नदी की तुलना एक दुल्हन से की है। और इसमें जो भाषा है वह भाषा साधारण बोलचाल की है। और इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से मानव और प्रकृति का संबंध स्थापित किया है, जिसके कारण यहाँ मानवीय अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अब कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी की अगली कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अगली कविता है, देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी देखा जाए तो प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे कि पेड़ लताओं पोखरों या तालाबों आदि के माध्यम से वर्षाकालीन बादलों के घिर जाने पर उसी प्रसन्नता का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पर जुहार का मतलब होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। और बूढ़े पीपल यानी कि पीपल का जो पेड़ है वह जंगलों और वनों में उगता है, और बादल आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है। और पीपल जो है वह बहुत वर्षों या सालों तक जीवित रहने वाला पेड़, अर्थात पीपल के पेड़ की आयु अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यहाँ कवि ने उसे बूढ़ा पीपल कहकर संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अर्थात बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से जुहार की या फिर आदर के साथ झुककर नमस्कार किया। और कहते हैं कि बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, अर्थात लताएं ऐसे किवाड़ की ओर से यानी दरवाजे के पीछे से जीवन संगिनी की भांति हठपूर्वक गुस्सा होकर बोली कि बरस बाद सुध लीनी, अर्थात आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध यानी खोज खबर क्यों नहीं ली, क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद नहीं आई। और फिर आगे कहती हैं कि हर साया ताल लाया पानी परात भर के, और यानी कि कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा फिर कहती हैं कि ताल यानी तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भरकर लाई हैं। और देखा जाए तो कई जगह अतिथि या मेहमान के आने पर उसके पाँव या पैर को परात से धोने का रिवाज भी है, जैसे कि रामायण में ही देख लीजिए। रामायण में केवट ने राम के पाँव धोए थे और तब उन्हें अपनी नाव पर चढ़ाया था, तो इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। और फिर है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात मेघ रूपी पाहुन या फिर शहरी मेहमान के समान इस प्रकार धरती के प्रकृति परिवेश को प्रसन्नता से भरते हुए
आ गए हैं। ठीक है, और अब इस कविता की विशेषता भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता की विशेषता यह है कि यहाँ इसमें अतिथि के आने पर कुशल क्षेत्र पूछने, उसका स्वागत करने की जनमानस में प्रचलित व्यवहारों का प्राकृतिक वनस्पतियों का मानवीकरण कर उसके माध्यम से वर्णित किया गया है। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघाय के तीसरे कविता की विशेषताएं। और अब इनकी चौथी कविता यानी कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघाय की अंतिम कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अंतिम कविता है, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यानी कि इन पंक्तियों में भी कवि प्रकृति के तत्वों के माध्यम से बादलों के आगमन में उपजी प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। यहाँ पर देखिए क्षितिज अटारी गहराई, जिसका अर्थ होता है अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल का छा जाना। और दामनी दमकी का अर्थ बिजली का चमक उठना। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि क्षितिज रूपी अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति बादल छाने लगे हैं और उन घने बादलों के मध्य में दामनी दमकी अर्थात बिजली चमक उठी है या फिर बिजली चमकने लगी और कह रही हैं, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अर्थात कहती हैं कि मुझे क्षमा करो, भ्रम की गांठें अब खुल सी गई हैं और अब भ्रम भी दूर हो गया है। यानी कि जो अब तक लोगों को भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं, इस बार बरसेंगे या नहीं, परंतु बिजली चमकने से अब वह भ्रम दूर हो गया है। और साथ ही प्रवासी मेहमान के अटारी पर पहुंचते ही उसकी नायिका का भी भ्रम अब समाप्त हो गया और तभी वह उनसे कहती हैं कि आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था वह अब मिट गया है और मुझे माफ़ कर दें। और फिर आगे दिया है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और यह सुनते ही मेघ या बादल के शब्द का बांध टूट गया और उस मिलन बेला में प्रिया प्रीतम के नेत्रों से खुशी के आंसू झलक उठे, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात इस प्रकार मेघ या बादल बंठन कर या सत्संवर कर अतिथि या मेहमान की तरह धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए हैं। तो ये इनकी अंतिम कविता भी खत्म होती है। और इस अंतिम कविता की विशेषताएं भी, जैसे कि इस कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीकरण क्रियाओं और हाव भावों को दर्शाया गया है तथा इसमें मानवीय अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ इसमें दिया है क्षितिज अटारी, जिसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये रही इस कविता की विशेषताएं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघाय कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे देखिए, आगे जैसे कि यहाँ पर दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई मेघाय कविता के शब्दार्थ देखिए। तो आप चाहें तो इन शब्दों के अर्थ को पढ़कर भी समझ सकते हैं या फिर इन शब्दों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। और अब जैसा कि यहाँ आगे स्क्रीन में देखिए, जैसा कि आप यहाँ आगे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघाय कविता के प्रश्न दिए गए हैं। और इन प्रश्नों के अतिरिक्त जैसे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न, भाषा अध्ययन व पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देखती हूँ, जिसमें मेघाय कविता का पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है वो जैसे इस है, मतलब जैसे कि देखिए, बादलों के आने पर बयार यानी कि जो हवा है वह नवयुवतियों के समान नाचती गाती हुई लोगों तक पहुंचती है। और बादलों के आने की खबर सुनते ही लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने लगते हैं। और तेज आंधी के कारण झुके पेड़ भी अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखने का प्रयास करती हैं और आंधी के आने से धूल उड़ती है और नदी भी मेघ को देखने का प्रयास करती है। और इसके अतिरिक्त बुजुर्ग सदस्य रूपी पीपल का पेड़ आगे बढ़कर मेघ रूपी मेहमान का आदर व स्वागत करते हैं और आसमान में बिजली चमकने लगती है तथा तालाब में प्रसन्न होकर परात में पानी भर लाते हैं और क्षितिज की अटारी पर यानी आसमान में बिजली चमक उठती है और उसने अपने संबंधों में आए हुए व्यवधान के लिए क्षमा मांगती हैं और जल बरसने लगता है, जिसके कारण सहनशीलता का बांध टूट जाता है।
और इस प्रकार प्रेम का और प्रीतम का मिलन हो जाता है तथा वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ती हैं और किसकों या किसानों को खुशियों से भर देती हैं। ठीक है, और अब इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो जैसे कि धूल, पेड़, नदी, लता और ताल यानी तालाब। तो आपको बता दूं कि ये जो शब्द हैं ये सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता से ही लिए गए हैं, जिसमें धूल जो है वह मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित युवती अर्थात स्त्री का प्रतीक है, और पेड़ जो है वह गांव के सामान्य व्यक्ति अर्थात नगरवासियों का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हैं। और अगला है नदी, जो गांव की नववधू या नवविवाहित स्त्री का प्रतीक है, जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़र से मेघ यानी जो बादल को देखती हैं। और अगला है लता, जो सखियों का प्रतीक है यानी कि जो अपने मायके में रहकर मेघ या बादल का इंतजार कर रही हैं। और अब अगला है ताल यानी कि तालाब, जो घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के आने के बाद उसके पैर धोने के लिए सेवक की भांति परात में पानी भर कर लाती हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को लज्जा के कारण सामने से न देखकर दरवाजे की ओर से छिप कर देखा, क्योंकि वह मेघ यानी बादल की प्रतीक्षा में व्याकुल हुई जा रही थी। और जब बादल उसके सामने आ गया तो वह संकोच के कारण उसके सामने नहीं जा पाई। ठीक है, तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें मेघ यानी कविता की दो पंक्तियां दी गई हैं। और पहली पंक्ति है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और दूसरी पंक्ति है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो चलिए इन्हें पंक्तियों का भाव स्पष्ट करवा देती हूँ। तो जैसा कि इस चौथे प्रश्न की पहली पंक्ति है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार लता रूपी नायिका को भ्रम था कि उसका मेघ रूपी प्रीतम अब नहीं आएगा, परंतु नायिका के प्रीतम के आगमन से नायिका का सारा भ्रम टूट जाता है। और तत्पश्चात नायिका अपने प्रीतम से क्षमा मांगती है और दोनों का मिलन हो जाता है। ठीक है, और अब इसमें की अगली पंक्ति का भाव भी स्पष्ट करवा देती हूँ। जैसे कि अगली पंक्ति है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो कवि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से नदी को गांव की एक बहू के रूप में देखते हैं, जो गांव के दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा रुक कर और अपने घूंघट को थोड़ा सरका कर तिरछी निगाहों से उस दामाद की झलक पाना चाहती हैं। यानी कि आकाश में बादलों के छाने से नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है और वह भी मेघ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगती हैं। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब पांचवा प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो सरल शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है, अर्थात मेघ रूपी मेहमान के आने से तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिलने लगते हैं। यानी कि पेड़ कभी नीचे की ओर झुक जाते हैं तो कभी ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, और घरों की खिड़कियों व दरवाजे खुलने लगते हैं, और इसके अतिरिक्त धूल बवंडर बनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। वह पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है और नदियों व तालाबों में भी हलचल शुरू हो जाती है। नदी बाकी होकर बहने लगती है और तालाब के पानी में उथल पुथल शुरू होने लगती है, और अंत में आसमान से वर्षा भी होने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये रहा पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब अगला प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न पढ़ती हूँ। और छठा प्रश्न है, मेघों के लिए बनठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मेघ आए कविता में मेघ की तुलना दामाद से की गई है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि दामाद बहुत दिनों बाद जब अपने ससुराल जाते हैं तो लोगों में उन्हें देखने का अलग ही उत्साह रहता है तथा उनके आने की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। और ठीक उसी प्रकार गांव में मेघ की भी प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि मेघ भी बहुत समय बाद धरती पर दस्तक देते हैं। और कहा जाता है कि मेहमान जब घर पर आते हैं तो वे बहुत बन ठन कर सजसंवर कर आते हैं, और इसीलिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों के किरदार और सजीवता
भरने के उद्देश्य से मेघों के बंठन के संवर के आने की बात कही है। तो ये था छठे प्रश्न का उत्तर। और अब सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न है कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इस प्रश्न में देखिए, यहाँ कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहले मैं आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अभी कविता में आपने देखा और पढ़ा होगा कि जिसमें मेघ आए कविता की कुछ पंक्तियाँ थी, जैसे कि मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, जिसमें मेघ का दामाद या मेहमान के रूप में मानवीकरण किया गया था। और आगे नाचती गाती बयार चली, जिसमें बयार अर्थात हवा का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। और पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, तो यहाँ पेड़ का एक नगरवासी के रूप में मानवीकरण हुआ है। और अगला है धूल भागी घाघरा उठाए, जिसमें धूल का एक स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया था। और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, तो यहाँ इस पंक्ति में पीपल का गांव के पुराने और सबसे बुजुर्ग वृक्ष के रूप में मानवीकरण हुआ है। और बोली अकुलाई लता, जिसमें लता का एक स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। और इसके अलावा जैसे बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, और हर साया ताल लाया पानी परात भर के, जो मानवीय अलंकार के उदाहरण हैं। और अब रूपक अलंकार के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, जिसमें झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और दामिनी दमकी, जिसमें दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और क्षितिज अटारी, जिसमें क्षितिज को अटारी के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये सातवें प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब आठवां प्रश्न पढ़ती हूँ। और आठवां प्रश्न है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखा जाए तो कविता में गाँव के रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। और इसके माध्यम से कवि ने गाँव के कुछ रूढ़िवादी परंपराओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। जैसे कि दामाद चाहे किसी के भी घर आए, लेकिन गांव के सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और जो गांव की स्त्रियां हैं वो मेहमान से पर्दा करती हैं, और नायिका भी मेहमान के समक्ष घूंघट रखती हैं, तथा सबसे बुजुर्ग आदमी को झुककर मेहमान का स्वागत करना पड़ता है। और इसके अलावा मेहमान के आने पर वधू पक्ष के लोगों को दूल्हे के पैरों को पानी से धोना पड़ता है। ठीक है, तो कवि सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता में इन्हीं सब रीति रिवाजों का वर्णन हुआ है। तो ये रहा आठवें प्रश्न का उत्तर। और अब अगला प्रश्न यानी कि नौवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान या फिर दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो मेघ आए कविता में कवि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी ने मेघ और दामाद के आगमन की समानता का रोचक वर्णन किया है। और इसी समानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब गाँव में मेघ आते हैं तो गाँव के सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं, और अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे मेघों यानी बादलों के दर्शन के लिए खोल देते हैं। और प्रकृति के सारे अंग भी, जैसे कि आंधी का उठना, धूल का अपना, घाघरा उठाकर भागना व नदी का बाकी नज़र यानी कि तिरछी नज़र से देखना आदि, जो उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे होते हैं। और ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है, और गांव की स्त्रियां जो दरवाजे की ओर से दामाद को तिरछी नज़रों से देखती हैं। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दामाद का स्वागत बड़े सम्मान के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये 9वें प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य लिखिए, जिसमें कवि सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की पंक्ति दी गई है। और पंक्ति है पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो दी गई इस प्रस्तुत पंक्तियों के काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है, जिसमें पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, अर्थात यहाँ कवि ने बादल को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया है, इसलिए इस पंक्ति में मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और दिया है बड़े बनठन के, जिसमें बावर्ण देखिए, जिसमें बावर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, और इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। और जो इसमें की भाषा है वह सरल तथा सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है।
तो ये था इस प्रश्न का काव्य सौंदर्य। और अब आगे दिया है, जैसे कि देखिए आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। तो चलिए इन प्रश्नों को भी सॉल्व करवा देती हूँ। और इसमें का पहला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न है, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर देना इतना कठिन नहीं है, आप चाहे तो स्वयं से भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्षा के आने पर चारों तरफ क्या क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है और वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है और पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है और खेतों बाग बगीचों में हरियाली फिर से छाने लगती है और वर्षा के पानी से सारी धूल मिट्टी बह जाती है, जिस कारण वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। और भीषण गर्मी के बाद बारिश की पहली बूंदें लोगों के मन को फिर से तरोताज़ा कर देती है और बच्चे भी बारिश में खूब मज़े करते हैं। और वहीं दूसरी ओर गड्ढे नदी तालाब फिर से पानी से पूरी तरह भर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वर्षा के आने पर सारा वातावरण उमंग और उल्लास से भर उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, जिसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और अब इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। और अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। तो आमतौर पर कहा जाता है कि पीपल का जो पेड़ है वह अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक आयु का होता है, अर्थात पीपल के पेड़ की आयु बहुत अधिक होती है। और हिंदू संस्कृति में पीपल के पेड़ को पवित्र मानकर उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। और ज़्यादातर इस पेड़ को मंदिरों गांवों के चौपालों में लगाया जाता है और गांव में भी पीपल के वृक्ष का होना अनिवार्य और शुभ भी माना जाता है। इसलिए कवि ने पीपल के पेड़ को सम्मान देने के लिए बड़े बुजुर्ग की उपाधि दी है। ठीक है, और अब रचना और अभिव्यक्ति का अंतिम प्रश्न पढ़ती हूँ। और अंतिम प्रश्न है यानी कि 13वां प्रश्न, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि या फिर दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आज के बदलते हुए इस परिवेश में अतिथि देवो भव की परंपरा में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो इसके कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना और शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ झुकाव, महंगाई और व्यस्तता जैसे कुछ कारण हैं, जिसके फलस्वरूप आज का मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए न तो समय ही है और न ही वह इच्छा रखना चाहता है। और इसी परिणाम स्वरूप यह परंपरा धीरे धीरे गायब भी होती जा रही है। तो ये 13वें प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और इस प्रकार रचना और अभिव्यक्ति के सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपके पूरे होते हैं। ठीक है, और अब भाषा अध्ययन के प्रश्नों को भी सॉल्व करवा देती हूँ, जिसमें का पहला प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न है। देखिए भाषा और अध्ययन का 14वां प्रश्न है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ आपको याद होगा कि कवि सक्सेना जी के द्वारा मेघाय कविता में कुछ मुहावरे थे और उन मुहावरों का अर्थ व उनका वाक्य प्रयोग यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको मेघाय कविता जो मुहावरे थे वो मैं आपको बता देती हूँ और उनका अर्थ भी बता देती हूँ, जिससे उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में बना सकते हैं। तो कविता में जो मुहावरे थे, जैसे कि बन ठन के, जिसका अर्थ होता है सच संवर के। और अगला मुहावरा है सुध लेना, जिसका अर्थ होता है खबर लेना। और मिलन के असुर यानी कि मिलने की खुशी। और गांठ खुलना, जिसका अर्थ है मन का मैल दूर होना। और अगला मुहावरा है बांध टूटना, अर्थात धैर्य समाप्त होना। और गांठ खुलना यानी कि किसी समस्या का समाधान करना। तो ये कुछ मुहावरे और उनके अर्थ जो मैं आपको बता दी हूँ। और इसी वीडियो के अंत में आप चाहें तो मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग भी स्क्रीन में दे रखी हूँ, आप चाहें तो लास्ट में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको इस लेसन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अब मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि 15वां प्रश्न। और 15वां प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो इसमें जैसे कि पाहुन, बयार, जुहार, किवार, परात, अटारी, भरम और उचकाना, सुधलिनी, बंठन आदि प्रमुख आंचलिक शब्द जो कविता में आए थे। ठीक है, तो ये 15वें प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब भाषा अध्ययन का आखिरी प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि 16वां प्रश्न,
जो अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न में देखा जाए तो निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है। जैसे उदाहरण है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, और मेघ आए बड़े बन के संवर के, और बरस बाद सुधलीनी। और अगला है जैसे कि पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए। इन सभी पंक्तियों में अधिकतर आम बोलचाल की ही भाषा का ही प्रयोग किया गया है, और ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भाषा का भी उचित प्रयोग हुआ है। जैसे शुद्ध पाहुन भरम जैसे वाक्यों में कहीं पर भी भाषा को समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो ये रहा 16वां प्रश्न। और अब आगे जैसा कि दिया गया है, देखिए आगे जैसा कि स्क्रीन में दिया गया है पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित कुछ प्रश्न। और इसमें का पहला प्रश्न है बसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बसंत ऋतु के आगमन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति उल्लास से भर जाती है, और पेड़ों में नए पत्ते और पुष्प यानी नए फूल आ जाते हैं, तालाबों में कमल खिल जाते हैं, और मनुष्यों में विशेषकर स्त्रियों में नवयौवन का संचार होता है। वह रातें भी सुख युक्त और दिन मनोहर हो जाते हैं, और इस प्रकार से सभी जगह का दृश्य और वातावरण सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है। ठीक है, और अब अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। और अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ये देखिए प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक कविता दी गई है, और कविता है दिन दिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय खुला धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंद मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, दिन दिन धा धनक धमक धमक। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कविता है, ये जो कविता यहाँ दी गई है यह कविता कवि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी कविता है। ठीक है, और यहाँ देखिए इस कविता से संबंधित कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हल्का है अभिनंदन में किसके अभिनंदन की बात हो रही है और क्यों। तो हल्का है अभिनंदन में किसान और उसके हल के अभिनंदन की बात हो रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने और बादलों के बरसने पर कृषि का काम शुरू हो जाता है, और यह काम हल द्वारा ही किया जाता है। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता के आधार पर बताइए कि मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो प्रस्तुत कविता के आधार पर मेघों के आने पर आकाश गरजने लगा, बिजली चमकने लगी, और मेढक बोलने लगे, धरती धुली धुली सी नजर आने लगी, और कीचड़ भी दिखाई देने लगा। इस प्रकार देखा जाए तो मेघों के आने पर प्रकृति में कई प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और अब इसमें का तीसरा प्रश्न है पंख बना हरिचंद से क्या आशय है। तो पंख बना हरिचंद से आशय यह है कि वर्षा होने से धरती पर कीचड़ का हो जाना, और यह कीचड़ त्याज नहीं बल्कि ग्राह्य है, जिसमें जीवन की आशा छिपी है, और यह माथे पर लगाने योग्य होने के कारण हरिचंदन के लेप सा प्रतीत हो रहा है। तो ये रहा इसका उत्तर। और अब अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, और अगला प्रश्न है पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कविता की पहली पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और अब इस कविता का अंतिम प्रश्न है, यानी कि पांचवा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है मेघ आए और मेघ बजे किस इंद्रिय बोध की ओर संकेत है। तो मेघ आए में दृश्य बिंब होने से आँख नामक इंद्रिय बोध की ओर, और तथा मेघ बजे में सिर्फ बिंब होने के कारण कान नामक इंद्रिय बोध की ओर संकेत है। तो नागार्जुन जी के द्वारा रचित कविता के इन प्रश्नों के उत्तर भी पूरे होते हैं। और देखिए जैसे कि आगे, हाँ यहाँ देखिए आगे दिया है अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से केदारनाथ सिंह की बादल हो, सुमिता नंदन पंत की बादल और निराला की बादल राग कविताओं को खोज कर पढ़िए। तो यह प्रश्न देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही यह प्रश्न आपके एग्जाम में ही आने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा मेघ आए कविता से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। और आगे देखिए, आगे जैसा कि दिया है, यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल
सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघाय कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और यहाँ स्क्रीन में भी दे रखी हूँ। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इन प्रश्नों को देखकर भी पढ़ सकते हैं या फिर इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये काव्य संदर्भ भी दिया है, रचना और अभिव्यक्ति के भी संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। और इसी प्रकार आगे देखिए भाषा और अध्ययन के से संबंधित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ देखिए भाषा से संबंधित प्रश्न भी हैं और जैसे कि ठीक है। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और यदि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।